नमस्ते, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम थर्ड पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की 12th एनसीईआरटी को स्टडी करेंगे। जैसे कि हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, हम अभी जो शुरुआत करेंगे वो चैप्टर नंबर 5 से होगी। हमने चैप्टर नंबर 1, 2 के लिए फर्स्ट पार्ट स्टडी किया, 2, 3 के 3, 4 के लिए हमने सेकेंड पार्ट स्टडी किया और 5th और 6th के लिए हम थर्ड पार्ट और आखिरी पार्ट जो है ये स्टडी करेंगे एनसीईआरटी का। चलिए, इसमें जो हमें चैप्टर का नाम देखने मिलता है वो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। यहाँ पे बजट की और इकोनॉमी की बात की गई है सबसे पहले इस चैप्टर में। और आपको ये बता दूं कि यहाँ जो कंसेप्ट यूज़ होते हैं वो पहला कंसेप्ट यूज़ हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इन्होंने ये कहा है कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों भी साथ में काम कर रहे हो उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है ना। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, आप जानते हैं इंडिया में ये दोनों काम करते हैं। ऐसे इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड जो कंसेप्ट हमें देखने मिलता है वो है मेन बजट डॉक्यूमेंट। तो मेन बजट डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इन इंडिया एज पर आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 जो है वो ऐसा कहता है कि टू प्रेजेंट बिफोर द पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, है ना। गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट यानी कितने पैसे आए वो, और एक्सपेंडिचर यानी कितना खर्चा हुआ वो, यानी होने वाला है ना। तो यही है कि एस्टिमेटेड यानी होने वाला है, कितना होने वाला है और कितना आने वाला है, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। पार्लियामेंट के सामने ऐसा एक स्टेटमेंट रखना पड़ेगा। इसी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर मेन बजट डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। तो ये होता है मेन बजट डॉक्यूमेंट। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 112 में कहीं पे भी बजट ये वर्ड यूज़ ना करते हुए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट की अगर हम बात करें तो दोज दैट रिलेट टू द करंट फाइनेंशियल ईयर ओनली आर इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू अकाउंट। अब आपको सबसे पहले ये बता दूं कि बजट जो होता है उसमें दो पार्ट में से डिवाइड किया जाता है। एक होता है रेवेन्यू अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट जो होता है उसमें, क्योंकि क्या होता है कि मेनली क्या, जैसे कि आप ये देखोगे कि जो चीज़ें हैं वो इस साल जो यूज़ होने वाली है वो करंट फाइनेंशियल ईयर वाली जो चीज़ें होती है सिर्फ वही इंक्लूड की जाती है रेवेन्यू अकाउंट में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू बजट, है ना। तो जो भी चीज़ें इस साल की है, करंट फाइनेंशियल ईयर जब का बजट है उस फाइनेंशियल ईयर की जो होती है उसको रेवेन्यू अकाउंट में डाला जाएगा। तो वैसे ही कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ डाली जाती है गवर्नमेंट की, वो कैपिटल अकाउंट में बताई जाएगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजट, क्योंकि ये क्या होता है, ये करंट फाइनेंशियल ईयर चलने वाला है बट ये आने वाले कुछ साल तक इसके बेनिफिट्स गवर्नमेंट को मिलते रहेंगे। जो भी एसेट्स है गवर्नमेंट की, जो भी लायबिलिटीज़ है, ये दोनों चीज़ें हैं ना। फॉर एग्जांपल कोई मशीन्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर उसका लंबे समय तक आपको मिलते रहेंगे उसके बेनिफिट्स। उसके अलावा लायबिलिटी आपके लिए रहेगी कुछ ना कुछ, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। तो ये सब कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है जिसमें सब्सिक्वेंट ईयर्स की भी बात की जाती है। बट रेवेन्यू अकाउंट में सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर की ही बात की जाएगी। ये आपके एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक प्रोविजन, पब्लिक प्रोडक्शन, है ना। ये दो चीज़ें कंसेप्ट और आपके इसमें लिखे हुए हैं। तो पब्लिक प्रोविजन और पब्लिक प्रोडक्शन की अगर बात करें तो पब्लिक प्रोविजन मीन्स दैट दे आर फाइनेंस थ्रू द बजट, है ना। तो वो जो चीज़ें जिसको फाइनेंस किया गया है बजट के थ्रू और विदाउट एनी डायरेक्ट, है ना। बजट में गवर्नमेंट ही उसका पेमेंट कर रही है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर पा रहा, करना पड़ रहा है। ऐसे जो पब्लिक को प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए उसको पब्लिक प्रोविजंस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक प्रोडक्शन। पब्लिक प्रोडक्शन में यही होता है कि पब्लिक जो गुड्स होते हैं, आपको सबसे पहले ये बता दूं, जो पब्लिक गुड्स होते हैं ये दोनों प्राइवेट वाले भी बना सकते हैं ना। जो पब्लिक यूज़ करने वाले उसे पब्लिक गुड कहेंगे। पब्लिक गुड्स जो होते हैं ये प्राइवेट भी बना सकते हैं और पब्लिक यानी गवर्नमेंट भी बना सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि जो गवर्नमेंट होता है उन्होंने कोई भी पब्लिक गुड्स को बनाया है डायरेक्टली तो उसको पब्लिक प्रोडक्शन कहा जाएगा। व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड पब्लिक प्रोडक्शन। ये एक और कंसेप्ट हमें पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, है ना। तो गवर्नमेंट सेक्टर अफेक्ट्स द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम of household by making transfers and collecting taxes. It is through this that government can change the distribution of income and bring about the distribution that is considered fair by society. This is distribution function है। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड के, ना। कितनी रहेगी कितनी नहीं, है ना। तो गवर्नमेंट कितना ट्रांसफ़र करती है, इनकम कितनी देती है या आपसे कितना टैक्स लेती है। तो ये चीज़ों से पता चल रहा है कि अगर जो जिनके पास ज़्यादा इनकम आ रही है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिनके पास कम इनकम है उनके ऊपर कम टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट कोई भी चेंज कर सकती है, कोई भी बदलाव ला सकती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। तो ये जब लाया जा रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो सोसाइटी जिसे फेयर मानती है उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन
रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ कहा जाता है, फंक्शन यहाँ कहा जाता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये भी एक कंसेप्ट है जो कि काफ़ी ईजी और सिंपल है समझने के लिए। नेक्स्ट वन स्टेबलाइजेशन फंक्शन, द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो कि डिमांड जो है उसे एक्सपांड करना है या रिड्यूस करना है, इसको कहा जाता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन, है ना। तो गवर्नमेंट जो होती है वो एक्सपांड भी कर सकती है डिमांड को और डिमांड को कम भी कर सकती है, उसे कहा जाता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट दैट डू नॉट लीड टू अ क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट पे कोई क्लेम नहीं करेगा ये चीज़। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये रिडीमेबल नहीं है। तो इन सब की चीज़ों पे मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसे रिसिप्ट होती है जो ना ही कोई लायबिलिटी बनाती है गवर्नमेंट के लिए, ओके, ना ही कोई लायबिलिटी बना रही है, ना ही कोई एसेट कम कर रही है गवर्नमेंट का, ना ही कोई एसेट्स कम कर रही है गवर्नमेंट का, ये सब चीज़ें होती है। तो ये गवर्नमेंट इसे नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में रिसीव करता है जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है ना। तो यहाँ पे इसे हम समझ लेते हैं और भी आगे तो हमें ये पता चलेगा कि टैक्स और नॉन टैक्स, इसमें दो सिस्टम आते हैं। टैक्स में आते हैं टैक्स रेवेन्यूज़ और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। तो टैक्स रेवेन्यूज़ आपको पता है जो टैक्सेस से आए हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स से जो गवर्नमेंट को रिसिप्ट यानी जो चीज़ें आ रही हैं वो हैव फॉर लॉन्ग बिन डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट टैक्सेस, है ना, पर्सनल इनकम टैक्स, फर्म एंड कॉर्पोरेशन टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, डायरेक्ट टैक्सेस आपसे डायरेक्टली लिए जाते हैं, इनडायरेक्टली आपको किसी चीज़ को आप खरीदते हैं तो आपको देने पड़ते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटीज़ हो गया, गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, कस्टम ड्यूटीज़ हो गया ऑन इम्पोर्टेड, है ना, एंड सर्विस टैक्स, ये सब के लिए। उसके अलावा इसी में कुछ पेपर टैक्सेस भी आते हैं। पेपर टैक्सेस किसे कहते हैं, तो अदर डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस में की ही कुछ चीज़ें जैसे कि वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी जो थी वो अभी एबोलिश कर दी गई है, जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नहीं लाती है ना। तो दैट नेवर ब्रॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड दस हैव बीन रेफर्ड टू एज पेपर टैक्सेस। तो ये सिर्फ पेपर पे दिखने वाले टैक्सेस है, बहुत बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं बना के देता है। तो इसमें आपने देखा कि टैक्स रेवेन्यू, उसके बाद हम देखते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉर्मल सी बात है, जो टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू आ रहा है उसे टैक्स रेवेन्यू कहा जाएगा, और जो टैक्स के अलावा बाकी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं उन्हें यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जैसे कि आते हैं इंटरेस्ट ऑन रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो आप अगर लोन प्रोवाइड करते हो किसी को तो आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपका रेवेन्यू बन जाता है। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट ने जो भी इन्वेस्टमेंट किए उसमें से गवर्नमेंट को जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं वो पूरे। फीस और बाकी रिसिप्ट जो है, जो सर्विस दे रही है गवर्नमेंट उसके चलते जो कलेक्ट कर रही है ना, फॉर एग्जांपल आपको रेलवे की सर्विस दे रही है, उससे जो फ़ी कलेक्ट कर रही है, फिर उससे वो सर्विस देने के लिए आपसे जो कलेक्ट किए जा रहे हैं रिसिप्ट, उन्हें नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाएगा। उसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ हो गए या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो कुछ हमें हेल्प कर रही है, कैश दे रही है, ग्रांट इन एड हमारे किसी भी चीज़ को लेके, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू बन जाते हैं गवर्नमेंट के। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये दो तरह के रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। तो ये टेबल में फिर से आते हैं। हमने यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट देखे जिसमें हमने टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू देखे। अब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को स्टडी करने के पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। तो अब हमने मेनली यहाँ पे देखा है रेवेन्यू रिसिप्ट, अब हम देख लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब हमें चेंजेस पता चलेंगे। गवर्नमेंट ऑल्सो रिसीव्स मनी बाय द वे ऑफ लोन और फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स एसेट। गवर्नमेंट अपना कोई एसेट बेच के या फिर लोन लेके भी कुछ पैसे कमा सकती है, जिसको कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट। अब यहाँ पे देखिए एसेट बेचना यानी कैसे, तो जो पीएसयू है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उसके कुछ शेयर गवर्नमेंट ने सेल कर दिए, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट करने से गवर्नमेंट के एसेट जो होते हैं वो सेल किए जाते हैं और उससे कुछ पैसे गवर्नमेंट को मिल जाते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट, लोन विल हैव टू बी रिटर्न टू द एजेंसीज फ्रॉम विच दे हैव बीन बोरोड। लोन तो रिटर्न करना पड़ेगा, इसीलिए लोन जो होता है ये लायबिलिटी भी बनाता है। लोन आपको कहीं ना कहीं पैसा तो लाके दे रहा है, बट आपके लिए लायबिलिटी भी है, क्योंकि आपको कुछ पैसे पर वापस करना है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी आपको देते रहना है। और सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स लाइक सेल ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, है ना। तो ये टोटल अमाउंट जो होती है फाइनेंशियल एसेट जो होते हैं गवर्नमेंट के, ये कम कर देती है, बट उतने टाइम के लिए आपको कहीं ना कहीं पैसे कमा के दे देती है। ये चीज़ें आती है कैपिटल रिसिप्ट में। कैपिटल रिसिप्ट कैसे, तो लोन के थ्रू और सेल ऑफ इट्स एसेट्स के थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट कमा सकती है। ऑल दोज रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट विच क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स, उसे कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है ना। तो देखिए लोन जो होता है वो क्या करता है, लायबिलिटी बना के दे रहा है गवर्नमेंट को कुछ पे करना पड़ेगा। या फिर अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल एसेट्स
को रिड्यूस कर रहा है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें, तो ये आता है कैपिटल रिसिप्ट में। व्हेन गवर्नमेंट टेक्स फ्रेश लोन्स, है ना, अगर गवर्नमेंट फ्रेश लोन्स लेती है, इट विल मीन दैट इन फ्यूचर दिस लोन हैव टू बी रिटर्न एंड इंटरेस्ट विल हैव टू बी पेड ऑन दिस लोन, है ना। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि लायबिलिटी बन गई, इंटरेस्ट देना है, लोन वापस करना है। सिमिलरली गवर्नमेंट जब अपना एसेट बेचता है तो उसका फाइनेंशियल एसेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है ना। तो ये दिस मीन्स दैट इन फ्यूचर अर्निंग फ्रॉम दैट एसेट विल डिसअपियर, दस दिस रिसिप्ट्स कैन बी डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग, ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। ये होती है कैपिटल रिसिप्ट। तो अभी आपको ये पता चल गया कि रेवेन्यू से गवर्नमेंट के पास कैसा पैसा आता है, और अभी आपको ये पता चल गया कैपिटल के से कैसा पैसा आता है। अब हमें ये देखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, ये खर्चा क्या करेगी गवर्नमेंट, ये और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पर्पज अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसे कहेंगे? सबसे पहले एक्सपेंडिचर जो है वो जो एक्सपेंडिचर किया गया है किस चीज़ को छोड़ के, जैसे कि जिससे हमें कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स बनते थे, एसेट यानी आपको पता है जो आगे आपको इनकम ला के देने वाले हैं, उससे हम एसेट कहेंगे। तो जो आपको एसेट नहीं बनने वाले ऐसे चीज़ों पे जब आप कोई खर्चा करते हो तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इट रिलेट टू दोज एक्सपेंसेस फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है, उसके लिए कुछ खर्चा कर रही है, इंटरेस्ट के पेमेंट कर रही है ना, कुछ स्टेट्स को ग्रांट्स दे रही है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज महाराष्ट्र या फिर यूपी बिहार किसी भी स्टेट ने कोई भी ग्रांट मांगी, हेल्प मांगी फाइनेंशियल, तो वो दे रही है, तो ऐसा खर्चा करना इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और बाकी पार्टीज को दे रही है जो भी चीज़ें, है ना। तो ये होती है इवन दो ग्रांट में भी मीन फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट, किसी को दे रही है बट वो अपना एसेट बना क्यों ना रहा हो, बट गवर्नमेंट उसको खुद का एसेट बनाने के लिए खर्च नहीं कर रही है, इसीलिए उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लिए हमने, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले देख लेते हैं। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद हम पहले प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देख लेते हैं। तो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए तो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट टू सेंट्रल प्लान्स, है ना, दैट इज 5 ईयर प्लान एंड सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्लान, है ना। तो मेनली क्या है कि जैसे कि गवर्नमेंट प्लान करती थी और ये देखती थी कि किस तरह से खर्चा किया जाए, वो कौन से चीज़ों पे किया जाए, वो जैसे 5 ईयर प्लान्स के चलते। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के प्लान वो बना के देती थी, तो उसको प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे हम? द मोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कवर्स अ लार्ज रेंज ऑफ वास्ट रेंज ऑफ जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं जो चीज़ें प्लान नहीं थी और वो खर्चे जो होते गए उसे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट जो पे कर रही है, उसके साथ साथ डिफेंस सर्विसेज पे जो पैसे लग रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी दे रही है, जो भी सैलरीज दी जा रही है, जो भी पेंशन्स दी जा रही है, ये सब चीज़ों को नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जनरल पर्पज़ के लिए जो यूज़ हो रहा है, इकोनॉमिक और सोशल सर्विस के लिए जो यूज़ हो रहा है वो। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, दो एक्सपेंडिचर यहाँ पे हम पढ़ते हैं। और भी कुछ चीज़ें बताते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से, जैसे कि इंटरेस्ट जो पेमेंट है मार्केट लोन्स पे, एक्सटर्नल लोन्स पे, वेरियस रिजर्व फंड्स से, जो कि सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट है ऑफ नॉन प्लान, ये सब है बहुत बड़े कंपोनेंट्स नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, ना। तो मार्केट लोन्स, एक्सटर्नल लोन्स, ये सब चीज़ें बहुत बुरी होती। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो होते हैं इज कमिटेड एक्सपेंडिचर इन द सेंस दैट गिवन द नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, है ना। तो ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के लिए खर्चा किया जा रहा है डिफेंस एक्सपेंडिचर को। तो यहाँ पे देयर इज़ लिटिल स्कोप फॉर ड्रास्टिक रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पे बहुत रिडक्शन तो नहीं कर सकती गवर्नमेंट। सब्सिडीज जो है वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है जिससे वेलफेयर गवर्नमेंट करने वाली है, तो ये तो गवर्नमेंट को करते रहना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग implicit subsidies under pricing of public goods and services like education and health, government also extends subsidies explicitly on items such as export, interest on loans, फूड एंड फर्टिलाइज़र, ये चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है। गवर्नमेंट मेनली सब्सिडी प्रोवाइड करती है पब्लिक गुड्स और सर्विसेज पे, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, है ना। तो ये बाकी सब्सिडीज इस पे भी प्रोवाइड की जा सकती है, एक्सपोर्ट्स पे, इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे, है ना। कुछ गवर्नमेंट ही आपके इंटरेस्ट पे करके दे रही है, आपको कुछ इंटरेस्ट कम लग रहे हैं, फूड और फर्टिलाइज़र पे, ये भी चीज़ें यहाँ पे होती है। ये सब मिलके बनते हैं नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। यहाँ पे आप नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। अब
पहले हम टेबल पे आते हैं। यहाँ पे आपने देखा, हमने रेवेन्यू बजट पढ़ा, उसमें हमने रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़े, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़े। कैपिटल बजट पढ़ा, उसमें हमने कैपिटल रिसिप्ट पढ़े। अब हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे पढ़ना होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये देख लेते हैं। गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है इसमें भी प्लान और नॉन प्लान होते हैं। तो वैसे ही जैसे आपने वहाँ पे देखा प्लान के साथ जो किया है और नॉन प्लान जो है वही। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो मेनली आपको ये बता दूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, गवर्नमेंट किसी भी ऐसे चीज़ पे खर्चा कर रही है जिससे गवर्नमेंट को, है ना, इसके एकदम अपोजिट आएंगे आप यहाँ पे। जैसे कि हमने देखा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी हम देख रहे हैं कि अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट, गवर्नमेंट की कोई एसेट नहीं बन रही है। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है कोई एसेट बनाने के लिए, जो बजट डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं, उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें भी प्लान और नॉन प्लान आता है ना। प्लान एक्सपेंडिचर लाइक रेवेन्यू काउंटर पार्ट रिलेट्स टू द सेंट्रल प्लान एंड सेंट्रल असिस्टेंस फॉर, यही चीज़ें। और नॉन प्लान यानी सोशल जनरल इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए जो बनाए गए, सेम लाइक यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिससे कोई एसेट बनने वाला है, वो चीज़ पे अगर गवर्नमेंट खर्चा करे तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। उसके बाद जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी हमें पढ़ना है, कैपिटल रिसिप्ट्स हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो देयर आर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स, है ना। तो ये चीज़ के अपोजिट जो हमने देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट होता है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल एसेट बना रही है जो आगे गवर्नमेंट को और इनकम अर्न करके देगी या प्रोडक्शन करेगी, ऐसी एसेट्स बना रही है। या फिर जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है उसे रिड्यूस कर रही है ना। जैसे कि लोन था, वो सब चीज़ों जो लायबिलिटी बनी थी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस की जा रही है, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, ऐसी चीज़ों पे खर्चा करना। दिस इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, है ना, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लोन्स, है ना, लोन्स दे दिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स को पैसे दे दिए, यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट को कुछ पैसे दे दिए, ये सब चीज़ें, या फिर पीएसयू और अदर पार्टीज़ को जो दिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों पे खर्च कर रही है जो गवर्नमेंट को कुछ एसेट बना के दे रही है, या फिर गवर्नमेंट की फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो कम कर रही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर जो होते हैं, मैंने जैसे कि आपको बता चुका हूँ, जो वो सेंट्रल प्लान से रिलेटेड होते हैं, जो भी प्लानिंग की गई है, या फिर जो सेंट्रल जो होता है वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी प्लान में जो भी असिस्ट कर रहा है इन लोगों को, वो। नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर में मेनली होगा कि जनरल सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट इन चीज़ों पे खर्चा करके। तो ये हमें दो चीज़ें और पता चलती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ, प्लान और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे अगर हम इस टेबल पे आते हैं तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर ये पूरे कवर हो चुके। तो हमने पढ़ा रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतनी चीज़ें हमने गवर्नमेंट बजट में स्टडी की। उसके बाद हम आगे आते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो सबसे पहले अलॉन्ग विद बजट 3 पॉलिसी स्टेटमेंट्स आर मैंडेटेड बाय फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उन्होंने ये कहा है कि आपको बजट के साथ 3 पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी यहाँ रखने होंगे। ऐसा कौन कहता है? तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। एक होगा मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट्स, दूसरा होगा फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, थर्ड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आते हैं मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट्स। ये क्या होता है? तो सेट्स अ 3 ईयर रोलिंग टारगेट, है ना। तो 3 साल के यहाँ टारगेट रखे जाते हैं कुछ स्पेसिफिक फिस्कल इंडिकेटर्स को रखते हुए, और एग्जामिन किया जाता है वेदर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी फाइनेंस्ड थ्रू रेवेन्यू रिसिप्ट्स on a sustainable basis and how productively capital receipts including market borrowings are being utilized, है ना। तो कितने अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मीडियम टर्म में आप देखोगे तो 3 ईयर के रोलिंग टारगेट्स रखे जाते हैं, जिसमें यही देखा जाता है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, कैन बी फाइनेंस, वो कहाँ से लाया जाए, रेवेन्यू रिसिप्ट से लाया जाए, ऑन सस्टेनेबल बेसिस किस तरह से लाया जाए, और ये भी हम कह सकते हैं कि कितने प्रोडक्टिवली जो कैपिटल रिसिप्ट्स है मार्केट बोरिंग्स को लेके उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक रखा जाता है। दूसरा है फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। इसमें क्या होते हैं? तो इसमें गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ है वो सेट की जाती है फिस्कल एरिया में, और एग्जामिनिंग द करंट पॉलिसीज, जस्टिफाइंग एनी डेविएशन
इन इम्पोर्टेंट फिस्कल मेजर्स, ये सब देखा जाता है। तो फिस्कल स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट में गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सेट की जाएगी फिस्कल एरिया में, और करंट पॉलिसीज़ कैसे काम कर रही है या फिर इंपॉर्टेंट फिस्कल मेजर्स क्या लेने चाहिए, ये चीज़ें भी यहाँ पे बताएंगे। फिस्कल यानी फाइनेंशियल, फाइनेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, है ना। तो इट एसेसेस प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी ग्रोथ रेट, है ना। तो जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा है, उसके साथ साथ फिस्कल बैलेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक्सटर्नल बैलेंस, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है ना। तो ये तो ठीक है कि एक्सटर्नल बैलेंस में हम ये कहेंगे कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं वो बराबर बैलेंस्ड है या नहीं, है ना। फाइनेंस जो गवर्नमेंट कर रहा है बैलेंस तरीके से हो रहा है कि नहीं, जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है कितना नहीं। तो इस तरह से तीन चीज़ें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कहता है कि ये तीनों चीज़ें बजट के साथ रखनी चाहिए। तो हम एक्सटर्नल बैलेंस में कह सकते हैं जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो गवर्नमेंट के पास कितने हैं कितने नहीं, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के को देखनी पड़ेगी। तो इन सब के लिए मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट यहाँ पे दिया जाता है। सो ये तीन चीज़ें रखनी होती है बजट के साथ, ऐसा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट यहाँ पे कहता है। उसके बाद हम देखते हैं बैलेंस्ड सरप्लस और डेफिसिट बजट, ये तीन तरह के बजट। तो यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट में स्पेंड एन अमाउंट इक्वल टू द रेवेन्यू इट कलेक्ट्स, है ना। जितना भी रेवेन्यू वो कलेक्ट करेगा उतना वो स्पेंड कर सकता है, उतना वो खर्चा कर सकता है। इतना ही उसने अगर खर्चा किया है तो उस बजट को बैलेंस्ड बजट कहेंगे। जितना रेवेन्यू आया उतना ही उन्होंने खर्चा किया, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पे इफ़ इट नीड्स टू इनकर हायर एक्सपेंडिचर, अगर खर्चा ज़्यादा करने वाली है, इट विल हैव टू रेज द अमाउंट थ्रू टैक्सेस, तो उसको टैक्सेस से अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। पैसे कहाँ से लाएगी, तो यहाँ पे बजट को बैलेंस करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस से पैसे बढ़ा लिए, खर्चा ज़्यादा कर रही है, सब चीज़ें ठीक है। व्हेन टैक्स कलेक्शन एक्सीड्स द रिक्वायरमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। तो जितना भी हम कहेंगे कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुआ है और एक्सपेंडिचर कम हुआ है, तो इसको कहेंगे हम सरप्लस बजट। सरप्लस यानी क्या, सरप्लस यानी क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर कम था और टैक्स कलेक्शन यानी रेवेन्यू ज़्यादा था ये, और उसके साथ साथ एक सिचुएशन होती है जिसमें एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है और रेवेन्यू कम आता है। ऐसे बजट को डेफिसिट बजट या बजट डेफिसिट कहा जाता है। तो इसमें तीन तरह के बजट देखने मिलते हैं, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। उसके बाद जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है। तो खर्चे जो थे वो ज़्यादा थे और रेवेन्यू रिसिप्ट जो थी वो कम थी। पैसा कम आया, रेवेन्यू कम आया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है आपको पता ही है। तो रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये उसका फॉर्मूला बताया जाता है। द रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ करंट इनकम और एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट के, उसी के ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आएंगे। ऐसी ही चीज़ें देखी जाएंगी जो इसको अफेक्ट कर रही है, करंट इनकम और एक्सपेंडिचर को। अब यहाँ पे व्हेन गवर्नमेंट इनकर्स रेवेन्यू डेफिसिट, अब जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू डेफिसिट हो चुका है तो गवर्नमेंट इज डी सेविंग एंड इज यूजिंग ऑफ द सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ गया है तो वो बाकी के सेक्टर्स जो है इकोनॉमी के, उसकी जो सेविंग है वो यूज़ कर रही है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए उसको जो भी खर्चा लग रहा है उन चीज़ों पे वहाँ का पैसा लगा रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, नॉट ओनली टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट वो कर रही है उसके लिए, बट कंजम्पशन रिक्वायरमेंट जो है, जो चीज़ें लग रही है, जो चीज़ें है कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। बोरो करने के बाद गवर्नमेंट पे डेप्ट आ जाएगा और डेप्ट आने के बाद इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट पे बन जाएगी और इसीलिए गवर्नमेंट को जो खर्चा है वो कट करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। अब मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट्स कमिटेड एक्सपेंडिचर, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। आपको पता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी देखे भी है। अब ऐसी चीज़ों पे खर्चा करने वाली बात भी थोड़ी कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या होती है कि प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना शुरू कर देती है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट जो एसेट बना के देने वाली ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट की, उसे रिड्यूस करना शुरू कर देती है। या फिर जो वेलफेयर, जो लोगों को ज़्यादा का हेल्प कर रही थी, जैसे सब्सिडी देना, टैक्स कट करके देना, ऐसी सब चीज़ों पर वो एक्सपेंडिचर जो होते हैं ऐसे एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने लगती है। इस कारण ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है और वेलफेयर इम्प्लीकेशन भी एडवर्स हो जाते हैं। देखिए अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कम खर्चा कर दिया तो ग्रोथ ये कम हो जाएगी, उसके साथ साथ वेलफेयर एक्सपेंडिचर नहीं किया तो एडवर्स वेलफेयर इम्प्लीकेशन आपको देखने मिलेंगे। तो इस तरह से वेलफेयर डेफिसिट हमें देखने मिलता है। इसी के जैसा एक
उसके बाद हम पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट यानी क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूड बोरोइंग। तो याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट में क्या आएगा? जितना भी गवर्नमेंट ने खर्चा किया है उसमें से आप माइनस करेंगे जितने गवर्नमेंट के पास पैसे आए हैं वो, प्लस ऐसी चीज़ें जो डेप्ट नहीं बनाती है, यानी बोरोविंग्स को छोड़ के। बोरोविंग अगर गवर्नमेंट करती है उसके थ्रू जो पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास, रेवेन्यू आता है, उसे डेप्ट वाले क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। अब नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? तो दोज रिसिप्ट्स विच आर नॉट बोरोविंग, है ना, इसीलिए ये कोई डेट नहीं बनाती है ना। तो ये हो गया। उसके अलावा फिस्कल जैसे रिकवरी ऑफ लोन, उसके साथ साथ पीएसयू को बेचना, जैसे कि हम देख रहे थे डिसइन्वेस्टमेंट करना। फिस्कल डेफिसिट विल हैव टू बी फाइनेंस थ्रू बोरोविंग, है ना। तो हम ये देखेंगे कि अब फिस्कल डेफिसिट जो हो गया है तो उसको पूरा कैसे किया जाए। डेफिसिट यानी आपके पास पैसा कम हो गया है, आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से लाओगे? तो पैसा लाओगे आप नेट बोरोइंग एट होम से, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से बोरो करेंगे और एब्रॉड से बोरो करेंगे। तो इसको कहा जाएगा फिस्कल ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम फाइनेंशियल साइड, ये होता है। अब होम वाली क्या है? आरबीआई से बोरो करना बात हो गई, एब्रॉड से बोरो करना एक हो गया। बट होम से बोरो करना क्या है? जैसे डायरेक्टली पब्लिक से लिया जाता है, जैसे कि हम कहेंगे कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स देते पब्लिक को कि आप इतना इतना पैसा ये स्कीम में जमा कीजिए और इतना इतना लेके जाइए, ऐसी चीज़ें ये गवर्नमेंट ऐसा बोरो करेगी। या फिर इनडायरेक्टली कमर्शियल बैंक से बोरो करेगी थ्रू स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये भी हमें पढ़ा है एसएलआर क्या होता है ये। उसके अलावा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो जज करता है कि फाइनेंशियल हेल्थ जो है पब्लिक सेक्टर की और स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी की कितनी है, ये चीज़ें, है ना। तो डेफिसिट में नहीं जाना चाहिए। फ्रॉम द way gross deficit is measured as given above, it can seen that revenue deficit is a part of fiscal deficit, है ना। तो revenue deficit तो इसका पार्ट है ही। तो revenue deficit plus capital expenditure minus non debt creating capital receipts, ये ऐसा भी हम इसका फॉर्मूला ले सकते हैं। The large share of revenue deficit in fiscal deficit indicated that large part of borrowing is used to meet its consumption expenditure needs rather than investment। तो यहाँ पे मेनली यही है कि जब हमें पता चलता है कि रेवेन्यू डेफिसिट ये बहुत ज़्यादा है ना फिस्कल डेफिसिट में, तो फिर हमें ये पता चलेगा, देखिए रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा होगा फिस्कल डेफिसिट में, ये रेवेन्यू डेफिसिट, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा ये तो कि लार्ज पार्ट ऑफ बोरोविंग जो थी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे यूज़ हुई है, इन्वेस्टमेंट पे नहीं। इन्वेस्टमेंट पे अगर यूज़ होती तो रेवेन्यू डेफिसिट की जगह कैपिटल डेफिसिट वाली चीज़ें या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली चीज़ें होती। ये चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है। इस तरह से होता है ये फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के बाद नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है प्राइमरी डेफिसिट। तो बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ऑन एक्यूमुलेटेड डेब्ट, है ना। तो गवर्नमेंट जितना बोरो करेगी उतना गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। तो गोल ऑफ मेजरिंग प्राइमरी डेफिसिट इज टू फोकस ऑन प्रेजेंट फिस्कल इम्बैलेंसेस। तो हमें क्या देखना है, इसका गोल क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट देखने का, कि फोकस करना है प्रेजेंट फिस्कल इम्बैलेंस पे, जो भी फिस्कल इम्बैलेंसमेंट हुआ है, फाइनेंस में जो इम्बैलेंस हुआ है उसको। To obtain estimate borrowing on account of current expenditure exceeding revenues, we need to calculate what has been called the primary deficit. अब primary deficit क्या होगा? तो gross primary deficit equal to gross fiscal deficit minus नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़, है ना। तो इंटरेस्ट जितना आपको देना पड़ेगा वो माइनस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वो चीज़ें हमें पता चलेगी कि वो आता है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, है ना। तो यहाँ पे फिर से एक बार, टू ऑब्टेन एस्टिमेट बोरोइंग ऑन अकाउंट ऑफ करंट एक्सपेंडिचर्स, है ना, जो आपके ज़्यादा के खर्चे हुए हैं उसके लिए जो आप बोरोइंग कर रहे हो वो, है ना, क्योंकि आपके रेवेन्यू से ज़्यादा खर्चे हो गए हैं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्राइमरी डेफिसिट कितना है। तो प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जितना हुआ है वो, और इसमें से माइनस हम करेंगे जितनी भी इंटरेस्ट लायबिलिटी है उसको। नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी यानी इंटरेस्ट जो पेमेंट करना है गवर्नमेंट को वो, उसमें से, है ना, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स बाय गवर्नमेंट ये माइनस करना पड़ेगा डोमेस्टिक लेंडिंग पे। अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज़। नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी यानी हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने किसी से लोन लिए जिसमें आप 100 रुपीज़ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, माइनस आपने किसी को पैसे दिए जो आपको 50 रुपये दे रहा है, तो इसमें आपको 50 ही रुपये आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी है, आपको 50 ही पे करना है क्योंकि 50 तो यहाँ से आ रहे। तो इस तरह की चीज़ों को नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी कहा जाएगा। ओके, सो ये हो गया प्राइमरी डेफिसिट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ गवर्नमेंट डेब्ट।
गवर्नमेंट डेब्ट की अगर बात करें तो बजटरी डेफिसिट मस्ट बी फाइनेंस बाय इधर टैक्सेशन, है ना। जो भी बजट में डेफिसिट है उसमें एक टैक्सेस बढ़ा देंगी गवर्नमेंट और पैसे कमाएगी, बोरोइंग करेगी या फिर मनी प्रिंट करेगी। 3 चीज़ों से बजटरी डेफिसिट जो है वो फाइनेंस किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट मेनली बोरोइंग करती है, बोरोइंग करने के कारण गवर्नमेंट के ऊपर डेप्ट यानी कर्जा बढ़ता है। द कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट एंड डेप्ट्स आर क्लोजली रिलेटेड, है ना। तो ये 2 चीज़ें बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अगर हम डेफिसिट की और डेप्ट की बात करें तो डेफिसिट कैन बी थॉट एज अ फ्लो विच एड टू स्टॉक ऑफ डेप्ट, है ना। तो यही होता है, डेफिसिट क्या करेगा तो आपके ऊपर कर्जा बढ़ाते जाएगा, डेप्ट बढ़ाते जाएगा। इफ गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू बोरो ईयर आफ्टर ईयर, अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू बोरो कर रही है हर साल, तो उसके साथ साथ जो कर्जा है वो एक्यूमुलेट होते जाएगा, वो जमा होते जाएगा और गवर्नमेंट को बहुत सारा इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। तो दिस इंटरेस्ट पेमेंट देमसेल्व्स कंट्रीब्यूट टू द डेप्ट, और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ही गवर्नमेंट को फिर डेप्ट, यही उसका डेप्ट होता है, यही उसका कर्जा होता है। तो इसके लिए भी उन्हें ये एक कर्जा ही बन जाता है, इंटरेस्ट जो पेमेंट किया जा रहा है वो। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट डेप्ट वाली चीज़ें हमें पता चलती हैं। जितना डेफिसिट उतना डेप्ट बढ़ते जाएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझ लेते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस। अब रिकार्डियन क्या कहते हैं? रिकार्डो करके एक व्यक्ति थे, डेविड रिकार्डो, है ना। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस जो है वो 19th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था डेविड रिकार्डो, वहाँ से ये चीज़ें आई है। तो रिकार्डो क्या कहते थे, रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या कहता है? तो रिकार्डो ये कहते थे कि देखिए, अगर गवर्नमेंट जो होती है जो वो ज़्यादा बोरोइंग अगर करती है ना, अगर गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग ज़्यादा करती है, तो ये बोरोइंग जो गवर्नमेंट ज़्यादा कर रही है, इस कारण लोग ये जानते हैं कि आगे जाके गवर्नमेंट को ये चीज़ें पे करने के लिए टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। अभी टैक्सेस कम होंगे बट लोगों को टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। और लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट की और महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट और ज़्यादा टैक्सेस लगाएगी, टैक्सेस रेट्स हाई कर देगी, क्योंकि उसे जो बोरोइंग गवर्नमेंट ने किए थे वो पे करना है। तो गवर्नमेंट जो कंज्यूमर क्या कहते हैं कि विल बी कंसर्न अबाउट फ्यूचर जनरेशन। वो सोचते हैं कि फ्यूचर जनरेशन जो है जिसमें उनके चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, है ना, तो वो मेनली क्या होंगे कि उनके ऊपर आगे आके बर्डन आने वाला है। इसीलिए वो सेविंग्स करना शुरू कर देते जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग करती है। और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, बोरोइंग कर रही है, और ये इनकी जो सेविंग है इससे गवर्नमेंट की डी सेविंग होती है। तो नेशनल सेविंग्स नहीं बढ़ती। अगर आप सेविंग करोगे तो नेशनल सेविंग नहीं बढ़ेगी। तो ये चीज़ें होती है। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस, दिस व्यू इज कॉल्ड रिकार्डियन इक्विवेलेंस आफ्टर वन ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट, ये मैंने कहा। तो उन्होंने ये कहा जब डेफिसिट ज़्यादा होता है तो पीपल सेव ज़्यादा करते हैं ना। तो डेफिसिट में गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी, और ऐसे वक्त लोग ज़्यादा सेव करने लगेंगे, क्योंकि आगे जाके उनको पता है कि आगे जाके रेट्स बढ़ने वाले हैं, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सेव करते हैं। ऐसा रिकार्डो इक्विवेलेंस यहाँ कहता है ना। तो ये हो गया। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस बिकॉज इट आर्ग्यूज दैट टैक्सेशन एंड बोरोइंग आर इक्विवेलेंट मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर, है ना। तो उन्होंने यही कहा है कि टैक्स लगाना और चीज़ें बोरो करना यही तरीके है फाइनेंस एक्सपेंडिचर, जो आपका खर्चा हो रहा है उसको पूरा करने के। ये है व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस स्पेंडिंग्स बाय बोरोइंग टुडे, गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर रही है बोरो करके, आपके जो टैक्सेस है उससे कट कर रही है, तो विच विल बी रिपेड बाय, आगे जाके ये जो है ये टैक्सेस से गवर्नमेंट रिपे करने वाली है इन द फ्यूचर, एंड विल हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज फाइनेंस बाय टैक्स इंक्रीज टुडे। तो यही है, आज गवर्नमेंट अगर बोरो कर रही है तो कल जाके वो पेमेंट करने वाली है ये टैक्सेस का, रिपेड बाय टैक्सेस। तो आपसे हाई टैक्सेस लेके वो इसे रीपे करेगी, तो आगे आपसे हाई टैक्सेस लिए जाएंगे, इसलिए लोग आगे आने वाले समय के लिए सेव करते, ऐसा रिकार्डो का कहना है। इसी को रिकार्डियन इक्विवेलेंस कहा जाता है। उसके बाद जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफ 5th चैप्टर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो ये सिंगल कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है ना। तो ये भी है, हमें पता चलता है 1 जुलाई 2017 से जो आया है, जो गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे लगाया जाता है। इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स विथ फैसिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये आपको मिलता है इसमें। अब यहाँ क्या होता है, सपोज ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी नाम का कोई व्यक्ति है। ए नाम के पर्सन से बी नाम के पर्सन ने कुछ तो भी परचेस किया, कुछ गुड्स यहाँ परचेस किए। परचेस करने पे बी ने ए को कुछ टैक्सेस पे किए। अब ये जो टैक्सेस पे किए गए, ये यहाँ पे टैक्सेस पे करके कुछ परचेस किया, बी ने
सी को कोई चीज़ें बेची तो सी ने बी को फिर टैक्सेस पे किए। अब जो चीज़ें ए से खरीदे थे उस पर जो भी सर्विस दी या फिर उसको जो भी प्रोडक्शन किया, वो सब चीज़ों, या रॉ मटेरियल हो या जो भी खरीद के उसको फिनिश गुड्स बनाया हो या जो भी किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ टैक्सेस लिए गए। अब ए से जो टैक्स, जो बी ने ए को टैक्स पे किया था, बी ने जो ए को टैक्स पे किया था वो सपोज 300 रुपीज़ था। अब बी ने जो भी प्रोसेसिंग की और वो प्रोसेसिंग के बाद सी से जो टैक्स रिसीव किया सी से, वो सपोज 450 था। तो इनका ये कहना है कि ये जो टैक्स रिसीव किया गया परचेस करने के बाद, यानी आउटपुट देने के बाद आपने जो रिसीव किया, ये इनपुट था जिससे आपने कुछ बनाया, आउटपुट बनाया, तो इनपुट का टैक्स आपने पे कर दिया था, तो इसका आपको क्रेडिट मिलेगा। इसमें से आपने जो पे किया था उससे अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको 150 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आपने जो 300 पे किए थे वो आपको क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर यही होगा कि मेनली यहाँ इनपुट जो आपने पे किया था, तो इनपुट पे जो टैक्स लगा था वो क्रेडिट यहाँ पे आपको मिलता है। तो 300 रुपीज़ आप क्लेम करेंगे क्रेडिट और आपको 150 ही पे करना पड़ेगा। यानी जो ये होगा बी, ये 300 रुपीज़ को क्रेडिट लेके 150 ही पे करेगा। इस तरह से ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं और भी इसके बारे में कुछ फैक्ट्स, जैसे कि इट इज़ एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री विथ वन रेट, है ना। तो वन टाइप ऑफ गुड्स और सर्विस जो है उसके लिए एक जैसे ही रेट्स लगाए जाएंगे। आपको पता है एक परसेंटेज यहाँ फिक्स किए जाते हैं और उतना ही आपसे लिया जाता है। काफ़ी सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस या फिर सेस जो है इसमें समा गए, अमालगमेंट हो गए और ये पूरे मिलके एक ही टैक्स बन गए। इन्होंने वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस, सेस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस लगाती थी वो पूरे एक में कर दिए। जैसे और जब मेजर टैक्सेस है वेयर लेविड बाय सेंट्रल, वेयर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सर्विस टैक्स, KKC, SBC, ये पूरी जितनी भी चीज़ें थी ये पूरे इसमें चले गए हैं। उसके अलावा मेजर स्टेट टैक्सेस जैसे कि वैट, सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सेस ऑन गुड्स, ये सब चीज़ें GST में समा गई है स्टेट्स की। ये जो आप देखोगे तो ये सेंटर की और ये स्टेट की समा गई है। GST इज़ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म, हमें ये देखने मिलता है इन द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस एंड वाज रोल्ड आउट ऑन द मिड नाइट ऑफ 30 जून 1 जुलाई 2017। तो यहाँ पे ड्यूरिंग एक स्पेशल मिडनाइट सेशन लिया गया था पार्लियामेंट में और यहाँ से इसे लाया गया। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट किया गया, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया गया। इस पे 8 सितंबर को जो प्रेसिडेंट थे उनको उनकी एसेंट मिल गई, ये भी हमें पता चलता है। एंड अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 246A, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे ऐड कर दिया गया। मैं ऑलरेडी पॉलिटी में एक वीडियो बना चुका हूँ GST पे, वो आप देख लीजिएगा GST काउंसिल पे, तो आपको और भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो ये होती है कॉन्स्टिट्यूशन क्रॉस एम्पावरिंग पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट्स टू मेक लॉज। GST के लॉज जो होते हैं वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ये बना सकते हैं, है ना। और जो इम्पोज करने वाले यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स ये सब। तो CGST एक्ट, UTGST एक्ट, यूनियन टेरिटरी GST एक्ट, SGST एक्ट, यहाँ पे सेंट्रल GST, स्टेट GST एक्ट, ये सब इनैक्ट कर दिए गए GST के लिए। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेके। तो अगर हम देखेंगे तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली है अंडर द चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सो उसके बाद हम 12th क्लास के NCERT का 6th चैप्टर पढ़ने वाले ओपन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओपन इकोनॉमी क्या होती है, ये पहला कंसेप्ट हमें पता चलता है। ओपन इकोनॉमी इज़ वन विच इंटरैक्ट्स विद अदर कंट्री थ्रू वेरियस चैनल, है ना। जो बाकी कंट्री के साथ इंटरैक्ट करती है जो इकोनॉमी, उसे ओपन इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे जो क्लोज इकोनॉमी होती है वो किसी और कंट्री के साथ इंटरैक्ट ना करते हुए अपने आप में ही सब कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करती है। तो हम भी एक ओपन इकोनॉमी बन चुके हैं। जैसे कि आपको पता है LPG ईरा के बाद तो हम काफ़ी बड़े लेवल पे हम ओपन इकोनॉमी बन चुके हैं। उसके बाद आउटपुट मार्केट एक कंसेप्ट दिया हुआ है। आउटपुट मार्केट क्या होता है, तो एन इकोनॉमी कैन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज। जब कोई भी इकोनॉमी अपने गुड्स और सर्विसेज बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती है तो उसे आउटपुट मार्केट कहा जाता है। दिस वाइडन्स द चॉइस एंड सेंस दैट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स कैन चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। तो ऐसा जब होता है आउटपुट मार्केट, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप फॉरेन कंट्री का गुड्स लेंगे, सर्विसेज लेंगे या अपने कंट्री के लेंगे। तो ये होते हैं आउटपुट मार्केट। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट, मोस्ट ऑफन एन इकोनॉमी कैन बाय फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना। तो मेनली क्या होता है कि फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो बाकी कंट्रीज से भी खरीदे जा सकते हैं। एसेट क्या है अभी आपको पता है, मुझे कोई बहुत इस पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। तो इन्वेस्टर जो है, जो इन्वेस्ट करने वाला है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने कंट्री से भी एसेट्स
ले सकता है या फॉरेन से भी एसेट्स खरीद सकता है, एसेट्स जो आपको आगे कुछ प्रोडक्शन या फिर इनपुट या फिर आपको आउटपुट प्रोवाइड करने वाले, ये चीज़ें। तो फाइनेंशियल मार्केट ये होते हैं। उसके बाद अगर लेबर मार्केट की बात करें तो फर्म्स कैन चूज़ वेयर टू लोकेट प्रोडक्शन एंड वर्कर्स टू चूज़ वेयर टू वर्क, है ना। तो ये इसी को लेबर मार्केट कहा जाता है। जो फर्म होते हैं वो ये बता सकते हैं कि प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, है ना, कहाँ पे होना चाहिए। उसके अलावा वर्कर्स कहाँ पे काम करना चाहिए ये भी चूज़ कर सकते हैं। तो इमिग्रेशन लॉज भी होते हैं, आप कहीं बाहर जाके भी कर सकते हैं काम, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इमिग्रेशन लॉज जो होते हैं वो मूवमेंट ऑफ लेबर जो होते हैं बिटवीन कंट्रीज़ ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुकी है, फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आप अपने डोमेस्टिक कंपनीज़ में काम कर सकते हैं, आप फॉरेन में जाके काम कर सकते हैं। इस तरह से ये ओपन इकोनॉमी की चीज़ें चलती है। तो ओपन इकोनॉमी में आउटपुट मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है, इवन लेबर मार्केट होता है। ये 3 कंसेप्ट भी हमें देखने मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम IMS इज़ टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज, है ना। तो सिंस मोस्ट कंट्री हैव नेशनल करेंसीज दैट आर नॉट टिपिकली एक्सेप्टेड एज लीगल पेमेंट बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स, है ना। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ की जो करेंसीज है, नेशनल करेंसीज, वो उनके बॉर्डर के बाहर लीगल नहीं होती है, वो कोई लीगल पेमेंट नहीं होगा। तो आपको कोई चीज़ों का लीगल पेमेंट अगर करना है तो कोई एक करेंसी में करना पड़ेगा, जैसे कि अभी डॉलर में किया जाता है। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ IMS इज़ टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल अमंग द कंट्रीज। तो किस तरह से चलेगा ये बताने के लिए हमने रखा है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अब जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन एग्रीगेट डिमांड। हमारे जो डिमांड है उस पर क्या इन्फ्लुएंस होता है फॉरेन ट्रेड का, ये देखना है। सबसे पहले व्हेन इंडियंस बाय फॉरेन गुड, अब अगर हम फॉरेन गुड खरीदते हैं तो ये बहुत कम चांसेस है कि हमारा जो नेशनल करेंसी है वो एक्सेप्टेबल रहे किसी भी उस फॉरेन कंट्री को जो हमें वो गुड सप्लाई कर रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा कि हमें फॉर एग्जांपल आपने कोई XYZ नाम का प्रोडक्ट खरीदा किसी भी कंट्री से, फॉर एग्जांपल USA से, तो USA को आप डॉलर में पे करोगे। तो डॉलर में पे करते वक्त जो भी आपको पता है, जैसे कि RBI के पास एक्सचेंज रिजर्व्स रखे होते हैं, तो यहाँ पे RBI आपने जो पैसे पे किए वो डॉलर में कन्वर्ट करके इसको पे करेगी। अगर अब इनको जो पे किए जा रहे हैं डॉलर, या फिर आपको जो भी डॉलर में मिला है और वो डॉलर में जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो लोग, तो उसमें क्या हो रहा है, वो जो आपका पैसा था वो इकोनॉमी से कहीं ना कहीं सर्कुलर फ्लो जो चल रहा था इकोनॉमी से वहाँ से निकल गया है ना। तो वो लीकेज एक माना जाता है। दूसरी बात, अगर हम एक्सपोर्ट करते तो जो फॉरेनर्स को अगर हम हमारा कोई प्रोडक्ट देते हैं तो वो हमें पेमेंट करेंगे, और हम जब पेमेंट उन्होंने फॉर एग्जांपल डॉलर में किया तो डॉलर में करने के बाद इसको एक्सचेंज करके हमारे यहाँ पे जो हमारी करेंसी है वो आ जाएगी, और हमारी जो करेंसी आने के बाद यहाँ पे इंजेक्शन होगा, सर्कुलर फ्लो में कुछ और ऐड हो जाएगा पैसा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली केस में क्या होगा कि जब सर्कुलर फ्लो में लीकेज हो जाता है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि पैसा जो है वो कम हो गया है मार्केट में। अब यहाँ पे इकोनॉमी में अगर यहाँ पे इंजेक्ट हुआ है कुछ पैसा डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो डिमांड जो होती है गुड्स प्रोड्यूस जो किए गए हैं उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा आ गया है, इंजेक्ट हुआ है। तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन ट्रेड हमारे एग्रीगेट डिमांड पे, ये भी चीज़ें हमें पता चलती है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट और सिंपली द एक्सचेंज रेट। ये तो आपको पता ही है, $1 के बदले कितने रुपए होते हैं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये होता है। उसके बाद हम आते हैं द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मेनली इसमें क्या रखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कि जो भी ट्रांजैक्शन है गुड्स सर्विसेज और एसेट के, जो हमारे लोगों के और पूरे वर्ल्ड में यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, टिपिकली 1 साल के लिए, उसे कहा जाता है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये काम करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो देयर आर 2 मेन अकाउंट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हम करंट अकाउंट को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को भी देखेंगे। तो मेनली हम करंट अकाउंट यहाँ पे पढ़ते हैं। करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स, है ना। तो करंट अकाउंट में क्या होता है
कि उसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि जो ट्रेड हुआ है गुड्स एंड सर्विस में और जो भी पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ है वो। ट्रेड इन गुड्स एंड गुड्स इंक्लूड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये आ जाता है। और ट्रेड इन सर्विस इंक्लूड्स द फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजैक्शन, जो भी इनकम दी गई वही सर्विस होगी ना, जितने भी इनकम आती है इनकम के ट्रांजैक्शन वो। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर द रिसिप्ट्स, यहाँ पे तीसरी जो चीज़ है वो है ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है कि वो रिसिप्ट्स होती है विच रेसिडेंट ऑफ कंट्री गेट फॉर फ्री विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विस इन रिटर्न। अब ये कैसा, तो इसमें क्या आते हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं, रेमिटेंसेस आ रहे हैं, कुछ ग्रांट्स आ रहे हैं, ये अगर कहीं फॉरेन कंट्री से हमें मिल रहे तो वो होते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। दे कुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट सिटीजन लिविंग अब्रॉड, तो गवर्नमेंट भी भेज सकती है बाहर की, या फिर जो प्राइवेट सिटीजन होते हैं जो बाहर रहते हैं वो भी भेज सकते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पैसे हासिल होकर गुड्स से, सर्विस से और पेमेंट ट्रांसफ़र से, इन तीन चीज़ों से हमें करंट अकाउंट में पैसे यहाँ पे गवर्नमेंट को मिलते हैं। बाइंग फॉरेन गुड इज़ एक्सपेंडिचर फ्रॉम आवर कंट्री ना, अगर आप XYZ नाम का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं USA से तो वो खर्चा है और वो बिकम्स द इनकम ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, वो उनका फॉरेन कंट्री का इनकम बन जाएगा। इसीलिए द परचेस ऑफ फॉरेन गुड्स और इम्पोर्ट डिक्रीजेज द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर कंट्री, है ना। तो हम बाहर से अगर चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं या फिर परचेस करते हैं तो जो डोमेस्टिक डिमांड थी, हाँ, वो गुड्स और सर्विसेज की हमारे कंट्री की वो कम हो जाएगी, ये तो जाहिर सी बात है। उसके बाद सिमिलरली अगर आप फॉरेन गुड्स जो है अगर आप बेचते हैं, है ना, सेलिंग ऑफ फॉरेन गुड्स एंड एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को तो इससे इनकम आती है हमारे कंट्री में, और हमारे कंट्री में जो डिमांड होती है, डोमेस्टिक डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये कैसे होता है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि पैसा आ गया है इकोनॉमी में पैसे आ गए तो डिमांड भी काफ़ी अच्छी बढ़ती रहेगी। तो करंट अकाउंट की बात करें तो ट्रेड इन गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये होता है ट्रेड। ट्रेड इन सर्विस, नेट फैक्टर इनकम और नेट नॉन फैक्टर इनकम। उसके अलावा ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर नेट फैक्टर में देखें तो नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, ये दो चीज़ें, ये सब, ये जो नेट इन्वेस्टमेंट इनकम है ये भी हम पढ़ चुके हैं। और जो इनकम मिली है कंपनसेशन करके एम्प्लॉयज़ को, वो यहाँ पे आ गई है ना। तो इनकम, क्योंकि हमने सर्विस दी और हमें कुछ इनकम दी उन्होंने। और बाकी चीज़ें शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सब नॉन फैक्टर इनकम है जो हमें वो लोग जो भी उनकी करेंसी उसमें पे कर रहे हैं और हमारे कंपनी में, हमारे इसमें मेनली इंजेक्ट हो रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे होगी। अगर हम उन्हें देते हैं ये सर्विसेज तो हमें इसके बदले चीज़ें मिलेगी, यही सब मिलेगा, इनकम मिलेगी। और अगर हम उनसे लेते हैं तो हमें उनको इनकम देना पड़ेगा। तो ये होता है। और ट्रांसफ़र पेमेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था, गिफ्ट्स है, रेमिटेंसेस है और ग्रांट्स आती है यहाँ पे, ये सब चीज़ें हैं। तो करंट अकाउंट में ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफ़र पेमेंट्स। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो करंट अकाउंट सरप्लस में जाता है, बैलेंस्ड करंट अकाउंट होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। जब आपको जितने पैसे मिल रहे हैं, जो आपके पास रिसिप्ट है, उससे पेमेंट जो है वो आप कम कर रहे हैं, है ना, तो उसे कहा जाता है करंट अकाउंट सरप्लस। और जितने आपको रिसिप्ट आ रहे हैं उतना ही आप पेमेंट करें, उसे कहा जाएगा बैलेंस्ड करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट डेफिसिट में आप ये कहेंगे कि जितने रिसिप्ट आपको आ रहे हैं उससे ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये होगा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो यहाँ पे एक हम जान लेते हैं सबसे पहले, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। अब यहाँ हम देखते हैं तो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या करना पड़ेगा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। ये दो चीज़ें, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाएगा in a given period of time. तो export of good is entered as a credit item in balance of trade, and whereas import is entered as a debit item in balance of trade. It is known as trade balance. अब यहाँ पे देखिए, एक्सपोर्ट जितना आपने किया वो और इम्पोर्ट आपने जो किया वो, है ना, तो ये चीज़ें हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब यहाँ पे अगर आप एक जैसा करते हो तो ये बैलेंस हो जाएगा ट्रेड में, क्योंकि जो भी चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के कंट्री में दे रहे हैं, तो इसके बदले आपके कंट्री में कुछ आ रहा है पैसा, दैट इज़ क्रेडिट हो रहा है। अगर आप कोई चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, तो आप वहाँ पे कुछ चीज़ें उन्हें दे रहे हो, तो यहाँ से आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है। तो ये दो चीज़ें होती है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज टू बी बैलेंस व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री आर इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो आप जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें अगर होगी तो वहाँ पे बैलेंस बना रहेगा। सरप्लस यानी क्या है कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये सरप्लस में चले जाएगा। डेफिसिट यानी आपने इंपोर्ट ज़्यादा किए, ज़्यादा चीज़ें मंगाई और एक्सपोर्ट आपने
कम किए तो इसे कहा जाएगा डेफिसिट, है ना। तो डेफिसिट यहाँ पे हो जाता है। आपको ये पता है कि आप अगर बाहर भेज रहे हो तो आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा, अब डॉलर में वो लोग आपको पे करेंगे, और आप अगर अंदर अगर इंपोर्ट कर रहे हैं आपके कंट्री में तो आपको उन्हें डॉलर में पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक तरफ डॉलर आ रहा है, एक तरफ आपका डॉलर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रिज़र्व जो होता है वो कम होते जाता है ना कहीं आप देखते हो कि आप ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो तो हमारे पास की वो करेंसी या फिर हमारे जो भी एक्सचेंज थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो कम होते जाते हैं, और ये बहुत बुरा इकोनॉमी के लिए साबित होगा, क्योंकि अगर पूरे ख़त्म हो गए और फिर हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे तो आपको पता है कि हमें फिर वर्ल्ड बैंक, IMF इनके पास जाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है, हमें ये पता चलता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद नेट इनविजिबल्स की बात करें तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स ऑफ अ कंट्री। तो इनविजिबल यानी क्या, जैसे कि जो दिखती नहीं है, जैसे सर्विस हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, या फिर फ्लो ऑफ इनकम हो गई, जो दो कंट्री के बीच में चल रही है। यहाँ पे तो आपको दिख रहे हैं क्योंकि ट्रेड हो रहा है, बट सर्विसेज दिख नहीं रही है। जो सर्विसेज आप दे रहे हो तो ये इनविजिबल मानी जाती है। आपके इसके पेमेंट मिल रहे हैं, कुछ वो लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसके पेमेंट मिल रहे हैं, और फ्लो ऑफ इनकम जो हो रही है वो वहाँ से जो इनकम आ रही है, यहाँ से जो इनकम जा रही है, वो नेट इनविजिबल्स होते हैं। तो इस तरह की दो चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है। दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेड में भी बैलेंस बनाया जाए और इनविजिबल में भी बैलेंस बनाया जाए तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से काम करती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट इज सर्विसेज ट्रेड इंक्लूड बोथ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम। ये जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फैक्टर इंक्लूड में क्या आएगा, नेट इंटरनेशनल अर्निंग ऑन फैक्टर प्रोडक्शन लाइक लेबर, लैंड, कैपिटल। इसमें से जो भी अर्निंग आपकी हो रही है फॉरेन अर्निंग, वो। नॉन फैक्टर में हम ये कहेंगे कि जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं, जैसे शिपिंग हो गया, बैंकिंग, टूरिज्म सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, ये सब जो आप दे रहे हैं तो यहाँ से इनकम जो आ रही है वो तो इस तरह से सर्विस ट्रेड हम देखते हैं। सर्विस के ट्रेड होते हैं फैक्टर और नॉन फैक्टर में। ऑलराइट, सो लेबर, लैंड, कैपिटल, ऐसी चीज़ों से अर्निंग करना, है ना, फॉरेन इंटरनेशनल अर्निंग होना, दैट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ हम कहेंगे फैक्टर, है ना। तो दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आप जानते हैं। और नॉन फैक्टर जो है जैसे कि शिपिंग हो गया, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सब। उसके बाद यहाँ तक की चीज़ें हो गई जो हमें पढ़ना था, वो करंट अकाउंट से रिलेटेड, है ना। तो करंट अकाउंट में ये भी हमने देख ली है सब चीज़ें। नेट फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम भी देख ली। उसके साथ साथ ट्रांसफ़र पेमेंट, ट्रेड इन सर्विस, ट्रेड इन गुड्स, ये सब चीज़ें हमारी हो गई है। अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा कैपिटल अकाउंट, ऑल इंटरनेशनल, है ना। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एसेट्स, है ना, ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं, है ना, वो चीज़ें जहाँ पे आप देखोगे कि हम ये एसेट क्या है ये तो आप जानते हो। कैपिटल से भी आपको नाम, एसेट में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जैसे कि आपको जिससे इनकम मिल रही है या फिर आपको आउटपुट मिल रहे हैं, ऐसी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में डाली जाएगी। तो एसेट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें परचेस अगर करते हैं तो वो डेबिट होगा ऑन कैपिटल अकाउंट, और अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हम अगर सेल करते हैं तो वो क्रेडिट होगा ऑन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे कि कौन कौन से एग्जांपल है, मनी, स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेब्ट्स, ये सब। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं डेबिट आइटम का। अब यहाँ पे डेबिट आइटम कौन सा होगा, अगर इंडिया ने कोई यूके कार कंपनी खरीद ली, तो कार कंपनी खरीदी है तो कहीं ना कहीं कार कंपनी तो एसेट है, तो ये कैपिटल अकाउंट में एक डेबिट आइटम होगा क्योंकि हमने उसके लिए कुछ पे किया है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंडिया से बाहर जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे यूके कार कंपनी खरीदी है ये। ऑन द अदर हैंड हमने कोई एसेट बेचे हैं, जैसे हमने किसी इंडियन कंपनी के शेयर बेच दिए किसी चाइनीज़ कस्टमर को, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये क्रेडिट होगा क्योंकि हमारे अकाउंट में इंडिया में अगर देखा गया तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो उसे कहा जाएगा डेबिट। तो डेबिट आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, ये चीज़ें। तो कैपिटल अकाउंट में हमने इस तरह की चीज़ें समझी हैं। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग्स होती है और एक्सटर्नल असिस्टेंस हो सकता है। कैपिटल अकाउंट में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो किए जाते हैं जैसे कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड अदर कैपिटल फ्लोज, डायरेक्ट एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज, ये सब चीज़ें होती है। तो इन्वेस्टमेंट जब वो करते हैं तभी भी हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज आता है। उसके अलावा हम देखते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं जैसे कि फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑफशोर फंड्स, ये सब चीज़ें। उसके अलावा एक्सटर्नल बोरोइंग्स आती है। एक्सटर्नल बोरोइंग्स में हम कहेंगे कि जो भी हम बाहर से जो भी बोरोइंग्स ले रहे हैं
वो सब चीज़ें भी कैपिटल अकाउंट में डाली जाएगी। एक्सटर्नल असिस्टेंस जैसे कि गवर्नमेंट एड ले रही है, मल्टी गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंट मल्टीलैटरल बायलैटरल लोन्स ले रही है, वो पूरे कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पता चलती हैं, ये कैपिटल अकाउंट में आता है। सो हमें इसे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैलेंस किस तरह से किया जाए, ये चीज़ें मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ। तो बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन कैपिटल इनफ्लोज लाइक रिसिप्ट ऑफ लोन फ्रॉम अब्रॉड, सेल ऑफ assets or shares in foreign companies are equal to capital outflows like repayment of loan, purchase of assets, shares in foreign countries, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपके जो भी कैपिटल है इनफ्लो और आउटफ्लो वो अगर इक्वल हो, है ना, तो यानी हमारे कंट्री में जो भी फ्लो हो रहा है, हम कहेंगे कि हमारे कंट्री में जो भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो, और जो भी हमारे कंट्री से जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज वो अगर इक्वल रहे, तो हम ये कहेंगे कि बैलेंस हो चुका है कैपिटल अकाउंट में। सरप्लस तब कहेंगे जब हमारे कंट्री में जो आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज वो ज़्यादा हो और ये जो होता है ये कम हो जाने वाला, तो उसे कहेंगे हम सरप्लस। और हम डेफिसिट तब कहेंगे जब ये फॉरेन एक्सचेंज जो आ रहा है ये कम है और जो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है वो ज़्यादा है, तो हम उसे कहेंगे डेफिसिट। इस तरह से बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट होना चाहिए। यानी हमारे कंट्री से जितनी भी चीज़ें जा रही है, यानी हम अगर मेनली देखिए कि इनफ्लो में आएंगे कि हम लोन ले रहे हैं अब्रॉड से, वो हमारे एसेट बेच रहे तभी भी हमारे कंट्री में कुछ फॉरेन एक्सचेंज आ रहे हैं, शेयर्स है जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ के वो, है ना। तो ये सब चीज़ें से हमारे कंट्री में अगर कैपिटल इनफ्लो आ रहा है तो कुछ कुछ चीज़ों से जा भी रहा है, जैसे हम लोन पे कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम एसेट्स खरीद रहे हैं या फिर शेयर खरीद रहे हैं फॉरेन कंट्री के, तो हमारा जो भी फॉरेन एक्सचेंज था वो बाहर जा रहा है। तो ये चीज़ें इक्वल होगी तो फिर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट बना रहेगा। उसके बाद जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, सरप्लस, डेफिसिट, ये तीनों भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूँ, जैसे कि एक इंडिविजुअल होता है उसी की तरह इंटरनेशनल पेमेंट्स भी होते हैं। इंडिविजुअल क्या करता है, उसकी इनकम अगर 100 रुपये है इनकम और वो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 200 रुपये है, तो उसका डेफिसिट में चला गया है, यानी उसको 100 रुपये यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, डेफिसिट में है, तो उसको 100 रुपये कहीं ना कहीं से बोरो करने पड़ेंगे, है ना, या फिर उसको अपने कुछ एसेट्स बेचने पड़ेंगे। इंटरनेशनल पेमेंट में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपको इस तरह से आपका जो इनकम आ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे वो कम है और ज़्यादा रहा है, तो आपको इनकम की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। गुड्स ज़्यादा जाएंगे तो इनकम तो ज़्यादा आएगी, वो तो बेस्ट होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको बोरो करना पड़ेगा या फिर अपने एसेट्स बेचना पड़ेगा। कुछ चीज़ें बोरो करना या एसेट बेचना ये कैपिटल अकाउंट में आता है ना। तो कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ पढ़ा। तो यहाँ अगर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट जो होते हैं ये अगर कम हो जाए, अगर करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में चला जाए, तो हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो सरप्लस में जाना चाहिए। ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती हैं, दैट इज़ अ नेट कैपिटल इनफ्लो, ये है ना। तो क्योंकि देखिए अगर आपका यहाँ पे डेफिसिट में करंट अकाउंट चला गया है तो आपको कैपिटल अकाउंट सरप्लस में लेना पड़ेगा, यानी आपको ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा, जितने आपके पैसे बाहर जा रहे हैं उससे ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको एसेट्स बेचने पड़ेंगे, जितने एसेट्स आप जो भी हो रहा है खरीद रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो ये सरप्लस में होना चाहिए। इस तरह से इसे बैलेंस किया जाता है। अगर आपका पेमेंट अगर आपका इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो इनकम ज़्यादा होने के कारण वो आप चले जाएंगे सरप्लस में। अगर आपका इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कंट्री का, तो यहाँ पे आप चले जाएंगे डेफिसिट में, और चीज़ें बैलेंस है तो उसे कहा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस करने के लिए आपको मेनली फिर बोरो करना पड़ेगा, एसेट्स बेचना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में चले गया है। तो इस तरह से हमें एक और कंसेप्ट दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स में कुछ चेंजेस आई है। तो फॉलोइंग द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन 6th edition of balance of payments and international investment position manual, that is BPM 6, रिजर्व बैंक ऑल्सो मेड चेंजेस इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो होते हैं उसमें करंट अकाउंट तो हुआ ही करता था, कैपिटल अकाउंट हुआ करता था, अभी एक नया आ गया दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंट। अब ये सबसे बड़ा चेंज ये है कि यहाँ पे फाइनेंशियल जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज़ दैट ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजेक्शन अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड इन फाइनेंशियल एसेट, जैसे कि बॉन्ड्स है या इक्विटी शेयर्स है, ये सब अगर चीज़ें होती है तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट में डाला जाएगा। आरबीआई अभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है वो ओल्ड सिस्टम
के अकॉर्डिंग भी पब्लिश करता है, इसलिए जो नया सिस्टम है वो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाता। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक अकाउंट ऐड हो गया, दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंट, जिसमें मेनली बॉन्ड्स और इक्विटी शेयर्स जिनका ट्रेड हुआ है वो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की अगर बात करें तो जहाँ पे नेशनल करेंसी ट्रेड की जाती है विथ है ना, तो इन विच नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर, है ना, तो उसके बदले फॉरेन की करेंसी लाई जाती है, उसे कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये कौन कौन करता है, तो कमर्शियल बैंक्स भी करती है, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स होते हैं, अदर ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटीज़ होती है, ये सब ये काम करती है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसे कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर बात करें तो इट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल $1 इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़, अगर ये हम कन्वर्ट करें तो दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं इंटरनेशनल कॉस्ट और प्राइजेस को इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को कंसिडर करके। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट इज फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। दिस एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना, इट इज़ नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। तो जितनी भी डिमांड और सप्लाई जिस तरह से है उस तरह से जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किए जाते हैं उन्हें फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहा जाता है, ये हमें पता चलता है। तो डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होते हैं ये एक्सचेंज रेट्स। सो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना, तो इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट इम्प्लाइज दैट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इज डॉलर इन टर्म ऑफ बेसिक करेंसी हैज़ इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी डॉलर। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि वन डॉलर इज इक्वल टू हम कहेंगे कि 50 रुपीज़ हुआ करता था, तो $1 इज इक्वल टू अब 75 रुपीज़ हो गया है। अगर ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है कि डेप्रिसिएशन हुआ है डोमेस्टिक करेंसी का, वैल्यू जो हुई है वो हम देखेंगे कि फॉरेन करेंसी की बढ़ गई है ना, तो रेट इन एक्सचेंज इम्प्लाइज द फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ इंक्रीज, तो प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ गई है। उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसका उल्टा है ना, तो यहाँ पे ये हो गया द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ करेंसी दैट इज डॉलर इंक्रीजेस, तो इसे कहा जाता है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये चीज़ें होगी। उसके बाद पीपीपी थियरी दैट इज़ परचेसिंग पावर थियरी। परचेसिंग पावर थियरी जो है इज़ यूज टू मेक लॉन्ग रन प्रेडिक्शन अबाउट एक्सचेंज रेट्स इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, है ना, तो यहाँ पे प्रेडिक्ट करने के लिए परचेसिंग पावर थियरी यूज़ की जाती है कि लॉन्ग रन में एक्सचेंज रेट्स कितने होंगे। तो ये एक और सिस्टम हमें पता चलता है पीपीपी, जो कि आपके एनसीईआरटी में बताया है कि ये थियरी क्या कहती है। तो ये थियरी हमें प्रेडिक्शन बताती है एक्सचेंज रेट्स क्या रहेंगे लॉन्ग टर्म में। ओके, उसके बाद का टॉपिक हम पढ़ेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, तो गवर्नमेंट होती है वो एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है एक पर्टिकुलर लेवल पे कि इतने लेवल तक ही एक्सचेंज रेट जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से पर्टिकुलर लेवल पे फिक्स कर देना बाय गवर्नमेंट इज़ नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो काफ़ी हेल्प करेगा ये चीज़ें। उसके बाद आएगा डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन यानी अगर गवर्नमेंट जो डॉलर की जो हमारे रुपीज़ की वैल्यू है वो कम कर देती है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो उसे कहा जाता है डिवैल्यूएशन। और अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे हम यही तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि $1 जो है उसका अगर रेट है रुपीज़ को अगर कन्वर्ट करें रुपीज़ में तो वो आता है 50। अगर गवर्नमेंट कर देती है $1 इक्वल टू 74 रुपीज़ या 75 रुपीज़, तो वो हो गया डिवैल्यूएशन, है ना। तो यहाँ पे यही है कि एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड सम गवर्नमेंट एक्शन इंक्रीज द एक्सचेंज रेट इज डिवैल्यूएशन। ऑन अदर हैंड रिवैल्यूएशन इज सेड टू ऑकर व्हेन गवर्नमेंट डिक्रीजेस द एक्सचेंज रेट इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, है ना। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम उन्होंने बना के रखा है कि ये जो है फॉर एग्जांपल उन्होंने एक लेवल फिक्स करके रखी है कि 80 के ऊपर नहीं जाएगा। तो 80 के ऊपर नहीं जाएगा तो उससे उन्होंने जो कम रखा है यानी हम उन्होंने जो 70 पे मेंटेन किया हुआ है, तो इसको कहेंगे कि रिवैल्यूएशन करना। तो 80 जो है वो मैक्सिमम है, यहाँ तक गवर्नमेंट पहुँच सकती थी, तो इससे नीचे आते जाना उसको कहा जाता है रिवैल्यूएशन, है ना। तो रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन ये दो चीज़ें हमें पता चलती है।
नेक्स्ट इज़ मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम यानी ये कैसा है, मैनेज्ड वाली चीज़ है। मैनेज्ड यानी हम कहेंगे कि ये मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज़ का है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फिक्स्ड रेट सिस्टम का है। तो फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके थे, तो फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग रेट सिस्टम जिसमें मार्केट फोर्सेस है ना, डिमांड और सप्लाई कितना है वो डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट कितना होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हमें देखने मिली थी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, सॉरी फ्लेक्सिबल रेट एक्सचेंज रेट सिस्टम, और अभी हमने जो देखा वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो गवर्नमेंट फिक्स करके रखती है एक, ये दोनों का मिक्सचर अगर हम कर दे तो उसे कहा जाता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग की जाती है जैसे कि हम ये कहेंगे कि सेंट्रल बैंक जो होती है वो इंटरवीन करती है टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी। सेंट्रल बैंक क्या करती है कि फॉरेन करेंसीज को खरीदती है या फिर बेचती है, इस चीज़ के लिए कि एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स जो है वो मॉडरेट होते रहे। वेन एवर दे फील द एक्शन इज अप्रोप्रिएट, तो ये किया जाता है ना, तो वो खुद फॉरेन करेंसीज को खरीद लेगी या फिर फॉरेन करेंसीज को बेच देगी। तो यही चीज़ है। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन आर देयरफॉर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम में। सो इतनी चीज़ें हमारे जो 6th चैप्टर है वहाँ से इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन इकोनॉमी का बेस बनाने के लिए, बेसिक क्लियर करने के लिए। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी, और इस तरह से एनसीईआरटी में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें बेस बना के देती है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हमारे इंडियन इकोनॉमी का, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम इसी तरह मिलते रहेंगे अगले कुछ वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।